हेलो एवरीवन, नमस्कार, वेलकम टू फिजिक्स वर्स। फिजिक्स वर्स में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स का चौथा लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है? देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है बेसिकली ग्राफ्स का प्रेजेंटेशन की किसी भी प्लेन में कैसे ग्राफ्स को प्रेजेंट करा जाता है। तो ग्राफ की जब बात आती है तो बेसिकली हमको आपको क्लास पूरी 11th में एंड 12th में मेजर जो ग्राफ देखने को मिलेंगे वो मिलेंगे आपको। सबसे ज्यादा मिलेगा स्ट्रेट लाइन, उसके बाद पैराबोला, फिर सर्कल और फिर इलिप्स। तो आज के लेक्चर में हम इन चारों ग्राफ के सारे बेसिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिससे अपने फिजिक्स के ग्राफ समझने बहुत आसान हो जाएंगे। और फिजिक्स के ग्राफ के जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन आसान कैटेगरी में गिने जाते हैं। और अगर आपको वो क्वेश्चन सही निकालने हैं तो बेसिकली आपको पूरा का पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पता होना चाहिए। अगर आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप ग्राफ के क्वेश्चन आसानी से और कम से कम समय में हिट कर पाएंगे। तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि ये चैप्टर बहुत मन लगाकर ध्यान से पढ़िएगा। आगे बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो सबसे पहला पार्ट है अपना, दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सबसे पहला पार्ट है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन के बाद आएगा आपके पास पैराबोला, पैराबोला के बाद आपके पास आएगा सर्कल और सर्कल के बाद आपके पास आएगा इलिप्स। तो स्ट्रेट लाइन शुरू करने से पहले भी कुछ बेसिक टर्म्स हैं ग्राफ के कि जिनके बिना ग्राफ प्लॉट नहीं करा जा सकता। और उसमें सबसे पहला बेसिक टर्म है, उसका नाम है ओरिजिन। ओरिजिन बेसिकली वो कॉमन रेफरेंस है जहां पर दो एक्सिस, एक एक्स और एक वाई इंटरसेक्ट करती हैं। ये बेसिक वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट से सारी डिस्टेंसेस मेजर करी जानी है। अच्छा, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम ये ओरिजिन कहां मानते हैं। अगर मैं इस ग्राफ की बात करूं तो मैंने कह दिया कि मेरा जो ओरिजिन है 0,0 वो इस जगह पर एग्जिस्ट कर रहा है। मतलब अब मेरी जितनी भी डिस्टेंसेस होंगी वो सब इसी 0,0 से मेजर करी जाएंगी। एक्सिस क्या है? एक्सिस बेसिकली किसी भी प्लेन में एक्सिस दो लाइन से जो एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं और हम इनको अपने कन्वीनियंस के हिसाब से ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक, तो देखिए, अगर मैं कह रहा हूं कि मैंने एक एक्सिस x ऐसे मानी है तो मुझे दूसरी एक्सिस y ऐसे माननी पड़ेगी, क्योंकि x एक्सिस और y एक्सिस किसी भी प्लेन में अगर मैं दो एक्सिस ड्रॉ कर रहा हूं तो x एक्सिस और y एक्सिस के बीच का जो एंगल होना चाहिए वो 90 डिग्री होना चाहिए। और ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि x इधर होगा और y इधर होगा। x और y ऐसे भी हो सकते हैं। बस ध्यान देना है कि x एक्सिस और y एक्सिस के बीच का जो एंगल होना चाहिए वो 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट वन इज पोजीशन ऑफ अ पॉइंट। पोजीशन ऑफ अ पॉइंट किसी भी प्लेन में जो दो एक्सिस से मिलकर बना है, अगर उसमें हमको कोई पॉइंट मार्क करना है, किसी पॉइंट की पोजीशन मार्क करनी है, तो हम उसको कैसे मार्क करते हैं? उसके लिए हमको यह निर्धारित करना पड़ता है कि मैं इस ओरिजिन से आगे मैं पॉजिटिव मान रहा हूं, पीछे मैं नेगेटिव मान रहा हूं, ऊपर मैं पॉजिटिव मान रहा हूं, नीचे मैं नेगेटिव मान रहा हूं। यह भी मेरी अपनी चॉइस है। मैं किसी भी साइड पॉजिटिव मान सकता हूं, मैं किसी भी साइड नेगेटिव मान सकता हूं। मैं इधर एक्स को पॉजिटिव, इधर एक्स को नेगेटिव मान सकता हूं, ऊपर y को नेगेटिव, नीचे y को पॉजिटिव मान सकता हूं। ये सब कुछ मेरे ऊपर डिपेंड करता है, ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप फिजिक्स के क्वेश्चंस आसानी से लगाने के लिए कौन सी एक्सिस को कभी ऊपर वाले को पॉजिटिव मान लेते हो, कभी नीचे वाले को पॉजिटिव मान लेते हो। ठीक है, कभी आगे वाले को पॉजिटिव मानते हैं, कभी पीछे वाले को पॉजिटिव मानते हैं। ठीक, और ये दोनों एक्सिस हमेशा एक दूसरे से परपेंडिकुलर होंगी, लेकिन इसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि एक एक्स में होगी तो दूसरी वाई में होगी। अरे बात समझ आ रही? मतलब एक इधर होगी, एक हॉरिजॉन्टल होगी और एक परपेंडिकुलर होगी। मेरे कहने का सेंस ये है, लेकिन आपको समझना है कि क्या मैं ऐसे भी तो मान सकता हूं? बिल्कुल मान सकते हैं सर। ये आपका अगर वाई हो जाएगा तो ये आपका एक्स हो जाएगा, या ये आपका वाई हो जाएगा तो ये आपका एक्स हो जाएगा। अरे क्लियर है यार, अपनी मर्जी से मैं मान सकता हूं। बस मुझे इस बात का ध्यान देना है कि दोनों एक्सिस के बीच का जो एंगल होना चाहिए वो 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पोजीशन ऑफ अ पॉइंट, अगर मैं कहूं कि मेरा एक बॉक्स जो है वो 1 यूनिट के बराबर और मुझे पोजीशन मार्क करना है, तो मैंने इस साइड पॉजिटिव माना है तो मेरा ये साइड क्या हो जाएगा? नेगेटिव। ओरिजिन के ऊपर अगर मैं पॉजिटिव मान रहा हूं तो नीचे क्या हो जाएगा? नेगेटिव। मैं नीचे अगर पॉजिटिव मान लूंगा तो ओरिजिन के ऊपर क्या हो जाएगा? नेगेटिव। देखिए, अगर मैं कहूं कि मेरे पास कोई ये पॉइंट है तो मैं इसको लिखूंगा दो बॉक्स में y एक्सिस से जा रहा हूं, मतलब ये मेरे पास x हो जाएगा, और दो बॉक्स में x एक्सिस से जा रहा हूं, मतलब ये y हो जाएगा। तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स लिखे जाएंगे वो लिखे जाएंगे 2,2। अब ध्यान दीजिए, अगर मैं कोई पॉइंट यहां मार्क कर लूं तो
अगर मैं कोई पॉइंट यहां मार्क कर लूं तो मुझे दिख रहा है कि y से जो डिस्टेंस मेजर करी जाएगी वो x के बराबर होगी, x से जो डिस्टेंस मेजर करी जाएगी वो y के बराबर होगी, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास -2 और ये वैल्यू हो जाएगी +3। तो इसके कोऑर्डिनेट्स लिखे जाएंगे -2, ठीक। चलिए अगर मैं कहूं कि मेरे पास मान लीजिए कोई पॉइंट यहां पर है तो ये क्या होगा, देखिए यहां क्या है कि ये जो लेंथ है y एक्सिस से जो लेंथ है वो 2 यूनिट है और x एक्सिस से जो लेंथ है वो 2 यूनिट है और y एक्सिस से जो लेंथ है वो 1 यूनिट है। और यहां पर क्या होगा कि x एक्सिस से मेजर करे जाने वाली लेंथ y होती है और y एक्सिस से मेजर करे जाने वाली लेंथ x होती है। तो यहां पर है अपने पास किधर, ओरिजिन के राइट साइड जा रहे हो ना भैया, अरे तुम्हारे पास ऐसे देखो, तो अगर मैं ओरिजिन के इधर जाऊंगा तो वैल्यू नेगेटिव होगी और इधर जाऊंगा तो वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो इसको मैं क्या लिखूंगा भाई, इसको मैं क्या लिखूंगा, यहां मेरा x भी नेगेटिव है और यहां मेरा y भी नेगेटिव है, तो इट इज रिटन एज -1, -2, ठीक है। अरे बात समझ आ रही। चलिए आइए, अगर मान लीजिए मुझे कह दिया जाए कि कोई ये कोऑर्डिनेट मार्क करना है तो इस कोऑर्डिनेट को कैसे मार्क करेंगे, तो देखिए y एक्सिस से यहां की जो डिस्टेंस होगी वो 1 2 3 4 यूनिट होगी और ये होगी +4 यूनिट क्योंकि प्लस x एक्सिस में मेजर हो रहा है। और x एक्सिस से जो ये यूनिट नीचे की तरफ मेजर होगी इसकी वैल्यू होगी आपके पास कितनी, -2, क्योंकि y एक्सिस में आप नीचे की तरफ मेजर कर रहे हो भैया, देखो नीचे जा रहे हो ना, तो x से जो डिस्टेंस मेजर करी जाती है वो y होती है, y से जो डिस्टेंस मेजर करी जाती है वो x होती है। तो इसके कोऑर्डिनेट अगर मैं लिखूंगा तो मैं लिखूंगा 4, -2, क्योंकि कोई भी कोऑर्डिनेट जब रिप्रेजेंट करा जाता है तो इट इज रिप्रेजेंटेड एज x, y, ठीक। ये तो हो गया अपने पास पोजीशन ऑफ अ पॉइंट, कैसे पॉइंट्स की पोजीशन किसी भी प्लेनर कोऑर्डिनेट सिस्टम में मार्क करी जाती है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अपना नेक्स्ट पार्ट कह रहा है डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट, सबसे पहली लाइन आ रही है डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट। 2 पॉइंट के बीच का अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहली बात आपको यह समझनी पड़ेगी कि मान लीजिए मैंने कहा कि मेरे पास एक कोऑर्डिनेट यहां पर है x1 y1 और एक दूसरा कोऑर्डिनेट मेरे पास यहां पर है दैट इज x2 y2। एक कोऑर्डिनेट है x1 y1, दूसरा कोऑर्डिनेट है x2 y2 और इनको जोड़ने वाली जो लाइन है वो है आपके पास, वो कौन सी लाइन है, स्ट्रेट लाइन। ये एक स्ट्रेट लाइन है। इन दोनों को जोड़ने वाली जो सबसे छोटी आर्क हो सकती है वो बेसिक स्ट्रेट लाइन होगी। तो मुझसे कहा गया कि बताओ इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना है, मतलब लेंथ ऑफ द स्ट्रेट लाइन अपने को कैलकुलेट करनी है। तो ध्यान दो कि यहां से जो डिस्टेंस मेजर होगी वो x के बराबर होगी, मतलब x1 के बराबर होगी, और यहां से जो डिस्टेंस मेजर होगी वो y1 के बराबर होगी। सेम एज इस पॉइंट की बात करें तो ये जो डिस्टेंस होगा ये आपके पास होगा y2 और यहां से जो डिस्टेंस होगा ये आपके पास होगा x2। तो ध्यान दीजिए, अगर मैं कहूं कि मेरी ये वाली लेंथ जो है वो हो जाएगी कितनी, x2 - x1, और ये वाली जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी, y2 - y1। अरे भाई राइट एंगल ट्रायंगल पाइथागोरस थ्योरम का नाम सुने हो, तो क्या होगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर का होल अंडर रूट, क्या ये आ जाएगा। तो अगर मैं इसको d कह रहा हूं तो d इज रिटन एज डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट, d इज रिटन एज अंडर रूट ऑफ x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अरे बात समझ आ रही, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ये हो जाता है डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट। अच्छा, अब मेरे से कह रहा है कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग द 2 पॉइंट A एंड B। अगर मेरे पास ये वाला पॉइंट A था, ये वाला पॉइंट B था और इसको जोड़ने वाली ये जो रेड वाली लाइन है ये स्ट्रेट लाइन है, तो मुझे अगर इसका मिड पॉइंट चाहिए तो मिड पॉइंट को कैसे लिखा जाएगा भाई, मिड पॉइंट इज रिटन एज, मिड पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो xm, ym, xm मतलब x में मिड पॉइंट और ym मतलब y में मिड पॉइंट, इट इज रिटन एज x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। These are the coordinates of the midpoint of a straight line। अगर आपको स्ट्रेट लाइन के दोनों एंड्स के कोऑर्डिनेट्स पता हैं तो आप क्या उसका मिड पॉइंट निकाल सकते हैं, वो कितनी दूर पर रखे हुए हैं दोनों पॉइंट, क्या वो डिस्टेंस भी आप निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपने 10th क्लास में भी स्ट्रेट लाइन में पढ़ा होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, स्लोप ऑफ अ लाइन।
स्लोप ऑफ अ लाइन, ये सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। अभी आपको बहुत आसान कैलकुलेशन यहां पर स्लोप की दिखेगी, लेकिन ये स्लोप का बहुत अच्छा यूसेज आपको डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस में भी देखने को मिलेगा। तो देखिए स्लोप ऑफ अ लाइन क्या है कि बेसिकली कोई भी लाइन अपनी एक्स एक्सिस से कितनी डिग्री पर इंक्लाइंड है उसी को बोला जाता है स्लोप। ठीक, उसको मेजर करने का तरीका क्या है? स्लोप इज रिटन एज, स्लोप ऑफ अ लाइन इज रिटन एज tan थीटा। ठीक, स्लोप ऑफ अ लाइन इज इक्विवेलेंट टू tan थीटा। अगर मैं यहां पर बात करूं और जब हम स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं तो हम स्लोप को m से डिनोट करते हैं। किससे भाई साहब? m से, मतलब स्लोप ऑफ अ लाइन m दैट इज इक्वल टू tan थीटा, और tan थीटा की बात करें तो ये किसके बराबर होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अगर ये वाली वैल्यू आप देखें तो ये कितना होगा? y2 माइनस y1, और इस वाली लेंथ को अगर आप देखेंगे तो ये क्या होगा? x2 माइनस x1। तो tan थीटा होता है अपने पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो मैं लिखूंगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अरे ठीक है, तो स्लोप हो गया अपने पास y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। स्ट्रेट लाइन में स्लोप का इंपॉर्टेंस है कि कोई भी स्ट्रेट लाइन कितनी डिग्री पर इंक्लाइंड है उसका ज्ञान हमको स्लोप से मिलता है। और जब हम स्लोप की बात करते हैं तो स्लोप बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो देखो स्लोप क्या है अपने पास? स्लोप को दो कैटेगरीज में तोड़ा गया, एक को कहा गया पॉजिटिव स्लोप और एक को कहा गया नेगेटिव स्लोप। देखिए है क्या कि कोई भी स्ट्रेट लाइन अपनी एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, इसी बात पर यह डिफाइन होगा कि स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव। देखिए अगर ये एंगल 0 या 0 से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है तो जो स्लोप होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव स्लोप। कैसा स्लोप होगा? पॉजिटिव स्लोप। देखो, और अगर मेरा ये जो गिवन थीटा है ये 90 डिग्री से बड़ा है और 180 डिग्री से, 90 और 180 के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है। अरे बात समझ आ रही? 90 और 180 के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है, या 180 के बराबर भी कह सकते हैं। 180 पर और 0 डिग्री पर एग्जैक्ट 0, एग्जैक्ट 180, एग्जैक्ट 90 डिफाइन नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि कोई भी वैल्यू, कोई भी मेजरमेंट, दुनिया में कोई भी मेजरमेंट 90 डिग्री एक्चुअल ट्रू 90 डिग्री हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर मैं कह रहा हूं कि ये लाइन, ये जो एंगल बन रहा है ये एक्स एक्सिस से 90 डिग्री बन रहा है, तो हो सकता है मैं इसको अगर और मैग्नीफाई कर दूं और इसकी कैलकुलेशन को एक्यूरेट कर दूं तो ये हो सकता है 90.00001 और 89.000899999। ठीक है, जैसे जैसे आप एक्यूरेसी बढ़ाते चले जाएंगे, पॉइंट्स के बाद वैल्यूज बढ़ती चली जाएंगी, लेकिन एग्जैक्ट 90 कुछ भी होता नहीं है। ठीक, तो अगर मेरा थीटा 0 से 90 के बीच में लाई कर रहा है तो जो मेरा स्लोप होगा वो पॉजिटिव होगा, और अगर मेरा थीटा 90 से 180 के बीच में लाई कर रहा है तो मेरा जो स्लोप होगा वो नेगेटिव स्लोप होगा। तो यहां पर दिख रहा है कि ये जो स्लोप होगा ये पॉजिटिव होगा, लेकिन अगर मेरी गिवन एक्स एक्सिस ऐसे है और जो स्ट्रेट लाइन बन रही है अपने पास वो कुछ इस तरह से बन रही है, ऐसे बन रही है, तो देखो ये जो एंगल होगा ये एंगल 90 डिग्री से बड़ा होगा, और 90 डिग्री से बड़ा होगा तो इसका स्लोप कैसा होगा? पॉजिटिव की नेगेटिव? तो आंसर हो जाएगा अपने पास नेगेटिव। ठीक है, अरे बात समझ आ रही है? तो दो तरह के स्लोप होते हैं, एक पॉजिटिव स्लोप और एक नेगेटिव स्लोप। और स्लोप का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है किसमें भाई साहब? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिखने में। स्ट्रेट लाइन की अगर आपको इक्वेशन लिखनी है तो उसके लिए आपको स्लोप का बेसिक ज्ञान होना चाहिए। अगर आपको स्लोप नहीं पता तो आप इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिख नहीं पाएंगे। अरे ठीक है, तो चलिए अगर मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि मेरे पास दो कोऑर्डिनेट्स हैं, एक है -2,4 और एक है अपने पास 8, -3, तो बताइए इन दोनों को जोड़ने वाली जो लाइन होगी उसका स्लोप क्या होगा? तो मैं कैसे करूंगा भैया? देखो मैंने अपनी मर्जी से एक एक्स एक्सिस बनाया और दूसरी कौन सी एक्सिस बनाई? वाई एक्सिस। तो ये मेरा प्लस एक्स है और ये मेरा क्या है? प्लस वाई। जनरल जो एक्सिस बनती है वो यही बनती है। तो इसमें -2,4 मतलब एक्स की वैल्यू नेगेटिव और वाई की वैल्यू पॉजिटिव, तो ये आपको मिल गया -2,4, और दूसरा क्या? 8, -3 मतलब वाई जो है वो पॉजिटिव है और एक्स जो है वो नेगेटिव है, तो क्या वो कहीं इधर आ जाएगा? इधर देखो -3 यहां पर, सॉरी, x की वैल्यू पॉजिटिव है और y की वैल्यू नेगेटिव है, तो x की वैल्यू पॉजिटिव 8 और y की वैल्यू 3 कहीं यहां आ जाएगा भाई साहब। ये हो जाएगा अपने पास 8, -3, और इन दोनों को जोड़ने वाली जो लाइन बनेगी वो कुछ इस हिसाब से बनेगी, और इस लाइन का हमको स्लोप चाहिए, तो ये स्लोप पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? तो देखो उसके लिए क्या देखना है कि ये x एक्सिस से ये जो लाइन है वो कितना एंगल बना रही है।
कितना एंगल बना है? 90 डिग्री से बड़ा है कि 90 डिग्री से छोटा? तो आंसर है कि ये 90 डिग्री से बड़ा है, और 90 डिग्री से बड़ा है तो अपना जो स्लोप आना चाहिए वो नेगेटिव आना चाहिए, और स्लोप किसके बराबर होता है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो देखिए ये अपने पास x1 y1 हो गए, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा? x2 y2। ठीक है, तो अगर मैं y2 माइनस y1 करूं तो -3 कॉमा -4 और नीचे x2 माइनस x1 दैट इज 8 माइनस -2, तो क्या 8 + 2 हो जाएगा? तो ये हो जाएगा अपने पास -7, 4 में से 3 जाएगा, 4 और 3 -4 -3 -7 हो जाएगा, -7/10। क्या स्लोप नेगेटिव आया? अरे भाई साहब स्लोप नेगेटिव आया ना? बिल्कुल आया, क्योंकि ये जो एंगल बन रहा है ये 90 डिग्री से बड़ा है। अरे ठीक है, ये एंगल 90 डिग्री से बड़ा है, इस वजह से हम स्लोप क्या मानेंगे? स्लोप क्या मानेंगे? स्लोप हमारा नेगेटिव होगा। बस आपको एक बात ध्यान देनी है, एक बात जो आपको ध्यान देनी है वो क्या है कि जो एंगल स्लोप के लिए मेजर किया जाएगा वो हमेशा प्लस एक्स एक्सिस से मेजर किया जाएगा, और हमेशा वो कैसे मेजर किया जाएगा? कैसे मेजर किया जाएगा? एंटी क्लॉक वाइज। अरे ठीक है, ठीक है भाई, जब मैं थीटा की कंडीशन लगा रहा हूं तो थीटा की इंपॉर्टेंट कंडीशन यही है कि वो हमेशा प्लस एक्स से मेजर होगा, और हमेशा कौन सी डायरेक्शन में मेजर होगा? क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज? द आंसर इज एंटी क्लॉकवाइज। अदरवाइज मैं तो यही स्ट्रेट लाइन जा रही है, मैं तो इसको भी तो लिख सकता था। अरे भाई मैं तो इसको भी तो लिख सकता था थीटा, मैं इसको क्यों नहीं लिखा? क्यों? क्योंकि ये एंगल कैसे जा रहा है? क्लॉकवाइज, और स्लोप में जो एंगल मेजर करना है वो अपने को कैसे मेजर करना है? एंटी क्लॉकवाइज। अरे ठीक है, अरे ठीक है भाई साहब, चलें आगे बढ़े नेक्स्ट पार्ट पर। तो अब हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि हमको स्लोप का ठीक ठाक ज्ञान हो चुका है। तो देखिए इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, अपने पास एक स्ट्रेट लाइन है जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? x1 y1 और दूसरे फाइनल कोऑर्डिनेट्स है x2 y2। तो मुझसे कहा गया कि इस लाइन की इक्वेशन लिखो, इस लाइन की इक्वेशन लिखो। तो इस लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए मैंने कॉमन पॉइंट बना लिया x, y। ठीक, ये x, y की ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जो थ्रू आउट, मैं x की कोई भी वैल्यू रखूं, y की कोई भी वैल्यू रखूं, वो इस लाइन पर आए या इस लाइन के अलोंग आए। अरे बात समझ आ रही? तो ये कहलाती है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अच्छा, तो इसमें समझने वाली बात ये है कि मैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन रटवाया जाता है कि y इक्वल्स टू mx प्लस c होता है, लेकिन आज आप समझिए कि y इक्वल्स टू mx प्लस c ही क्यों होता है। तो देखिए है क्या कि अगर मैं कहूं तो ये थीटा है, तो मेरे पास दो ट्रायंगल है, एक ये वाला ट्रायंगल है, एक बड़ा वाला ट्रायंगल है। एक छोटा ट्रायंगल दिख रहा है अपने को और एक बड़ा ट्रायंगल दिख रहा है अपने को, और दोनों ट्रायंगल में थीटा सेम है। अरे बात समझ आ रही? दोनों ट्रायंगल में थीटा सेम है, तो भैया यहां से जो tan थीटा आएगा और यहां से जो tan थीटा आएगा दोनों की वैल्यू सेम आनी चाहिए, और दोनों की वैल्यू सेम आनी चाहिए। तो tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो देखो ये जो वैल्यू होगी ये अपने पास क्या हो जाएगी? y माइनस y1, और ये वैल्यू जो होगी वो होगी x माइनस x1, और यहां से देखोगे तो ये हो जाएगा अपने पास x2 माइनस x1, और ये वैल्यू हो जाएगी क्या? y2 माइनस y1। चाहे तो आप सिमिलर ट्रायंगल लगा लीजिए, चाहे तो आप स्लोप को कंपेयर कर लीजिए। तो बेसिकली क्या लिखा जाएगा? y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अरे ठीक है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y माइनस y1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। अरे बात समझ आ रही है? देखिए ये हो गया इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इसी का जनरलाइज्ड फॉर्म होता है y इक्वल्स टू mx प्लस c, वेयर m इज नोन एज स्लोप, और स्लोप के बारे में अभी हम पढ़े हैं कि ये किसके बराबर होता है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, एंड इट इज इक्विवेलेंट टू tan थीटा। अरे समझ आया? m इक्वल्स टू स्लोप एंड स्लोप इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, दैट इज इक्विवेलेंट टू tan थीटा। तो y इक्वल्स टू mx प्लस c। आइए लिख कर देखते हैं कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन अगर मुझे लिखनी हो, जैसे यही सेम कोऑर्डिनेट मैं कह रहा हूं कि x1 y1 जो दे रखे हैं वो अपने पास दे रखे हैं 2,4, एंड x2 y2 जो दे रखा है अपने पास वो दे रखा है अपने पास -3,6। ठीक है, तो मुझसे कहा गया बताइए इन दोनों पॉइंट को जोड़ने वाली जो स्ट्रेट लाइन होगी उसकी इक्वेशन क्या होगी। तो देखो फॉर्मूला क्या है?
फॉर्मूला अपने पास क्या है, y माइनस वाई वन इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो y माइनस वाई वन करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, y माइनस वाई वन की वैल्यू कितनी है अपने पास, y1 की वैल्यू है 4 इक्वल्स टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। तो वाई टू माइनस वाई वन कितना, 6 में से 4 जाएगा तो आपके पास बचेगा क्या, 2 अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, माइनस 3 माइनस 2 जो होगा वो हो जाएगा अपने पास माइनस 5, माइनस 3 माइनस 2 जो होगा वो अपने पास आ जाएगा माइनस 5, और उसके बाद क्या, x माइनस एक्स वन, और x माइनस एक्स वन की वैल्यू कितनी है अपने पास 2। ठीक है, अब फर्दर इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो मिलेगा -5y और यहां क्या -5y और यहां क्या +5 4 जा 20 और यहां 2x माइनस 4। तो देखो फर्दर इसको आगे लेके जाओ तो क्या मिलेगा, 2x प्लस 5y 2x प्लस 5y इक्वल्स टू 4 इधर आएगा तो 20 और 4 कितना हो जाएगा 24। दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। और अगर आप इसको y इक्वल्स टू mx प्लस c के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो यू विल राइट इट 5y इक्वल्स टू माइनस 2x प्लस 24। अरे ठीक है, 5y इक्वल्स टू माइनस 2x प्लस 24। तो यहां से मैं y इक्वल्स टू लिखूंगा माइनस ऑफ 2/5x प्लस 24/5। अरे बात समझ आ रही है, ये हो गई अपनी कहानी किसकी, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की एज अ फॉर्म ऑफ y इक्वल्स टू mx प्लस c। अरे ठीक है, अगर x और y दो वेरिएबल्स हैं और इन दोनों के ऊपर कोई पावर नहीं है तो जो इक्वेशन बनेगी, मतलब पावर 1 है, जैसे x की पावर भी 1 है और y की पावर भी 1 है, तो अगर x की पावर 1 और y की पावर 1 रहे, मतलब 2 3 4 5 ना हो, केवल 1 रह जाए, x की पावर भी 1 रह जाए और y की पावर भी 1 रह जाए, तो जो इक्वेशन बनती है उस इक्वेशन का नाम है स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। इसमें कहा जा रहा है कंसीडर 2.2,7 एंड बी 6,15 राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग द 2 पॉइंट्स। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखनी है अपने पास। तो मैं इसको मान लूं x1, इसको मान लूं y1, इसको मान लूं x2 और इसको मान लूं y2। तो फॉर्मूला क्या है अपने पास, y माइनस वाई1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला बनाते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि जो हम इंटरप्रेट कर रहे हैं वो सही आंसर आ रहा है, वो ग्राफ से सही जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो देखो क्या है, y माइनस वाई1 की वैल्यू अपने पास कितनी है 7, और y2 माइनस वाई1 15 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 8, और 6 में से 2 जाएगा तो आपके पास बचेगा कितना 4, और x माइनस x1 की वैल्यू कितनी है अपने पास 2। तो ये हो जाएगा अपने पास 4 2 8, तो y माइनस 7 इक्वल्स टू 2x माइनस 4। तो ये 7 इधर जाएगा तो प्लस 7 हो जाएगा, तो y विल बी इक्वल टू 2x, और प्लस 7 7 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा आपके पास +3। तो y इक्वल्स टू 2x प्लस 3। तो अब देखते हैं प्रेजेंट, इसको प्लॉट करते हैं। प्लॉट करने के बाद देखते हैं हमको क्या रिजल्ट मिलता है भाई साहब। देखिए ये प्लस x हो गया और ये y हो गया। अगर हम मोटा मोटा हिसाब रखें कि कोऑर्डिनेट्स को मार्क करें थोड़ा सा एस्टिमेशन से, तो कैसे निकलेगा 2,7 मेरे हिसाब से दिख रहा है कि x में वैल्यू 2 है और y में वैल्यू 7 है। तो देखो x में वैल्यू 2 और y में वैल्यू 7, तो ये अपने पास अगर कोई पॉइंट हो गया 2,7। ठीक, तो फर्दर क्या हो जा रहा है, सॉरी y में वैल्यू 2 और x में वैल्यू x में वैल्यू 2 और y में वैल्यू कितना 7। तो ये अपने पास हो जाएगा क्या 2,7। और दूसरा क्या है 6,15। तो इधर अपने पास x में 6 और y में 15, तो यहां पे हो गया अपने पास 6,15। इन दोनों को जो जोड़ने वाली स्ट्रेट लाइन जाएगी वो कैसे जाएगी भाई साहब, वो कुछ इस तरह से जाएगी। देखिए इस तरह से जाएगी, ये अपने पास हो गया 6,15। ठीक है, तो देखो इसका स्लोप कैसा है, हमेशा एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया जाएगा एंड थीटा इज पॉजिटिव। और मुझे दिख रहा है कि मेरा स्लोप कैसा आया, मेरा स्लोप आया पॉजिटिव स्लोप। अरे ठीक है, चलें आगे की तरफ बढ़े। ऐसे हम किसी भी 2 पॉइंट से स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बना सकते हैं। बहुत जरूरी है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनाना आना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इस पर, फिजिक्स के बहुत सारे क्वेश्चन इस टॉपिक पर लगने वाले हैं। ठीक, चलें आगे बढ़े, नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। अपना नेक्स्ट पार्ट क्या रहा है, प्लॉट द लाइन 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 12।
अब अपने को प्लॉट करना है लाइन 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 12। इसके पहले अभी हम क्या कर रहे थे कि अपने पास कोऑर्डिनेट दे रखा था और कोऑर्डिनेट से हम क्या कर रहे थे, कोऑर्डिनेट से, गिवन कोऑर्डिनेट से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहे थे, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिख रहे थे। यहां पर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन दे रखा है और हमको करना क्या है, हमको ड्रॉ करना है स्ट्रेट लाइन कैसी बनेगी। तो उसके लिए हमको इस इक्वेशन को लिखना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ y इक्वल्स टू mx प्लस सी। तो देखिए अगर मैं y इक्वल्स टू mx प्लस सी के फॉर्म में लिखूं तो क्या मैं इसको 3y इक्वल्स टू 2x माइनस 12 लिख सकता हूं? अरे भाई 3y इक्वल्स टू 2x माइनस 12, तो y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2/3 इंटू x माइनस 12 डिवाइडेड बाई 3, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास 4। तो यहां से तो ये क्लियर है कि मेरा जो स्लोप आ रहा है वो कैसा आ रहा है, स्लोप कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव की वैल्यू कितनी है 2/3। दिस मींस कि अब मुझे कोऑर्डिनेट चाहिए, इक्वेशन मिल गया, अब मुझे कोऑर्डिनेट चाहिए। इक्वेशन हमको किसके फॉर्म में मिल गया, y इक्वल्स टू mx प्लस सी, और इससे मुझे ज्ञान हुआ कि मेरा स्लोप कैसा है, पॉजिटिव। मतलब जो भी ये स्ट्रेट लाइन जो भी एक्स एक्सिस से एंगल बनाएगी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, वो एंगल 90 डिग्री से छोटा होगा। तो आओ देखो y इक्वल्स टू 2/3 इंटू एक्स माइनस 4 लिखा हुआ है, तो y इक्वल्स टू mx प्लस सी के फॉर्म में तोड़ दिया। अब मुझे कोऑर्डिनेट चाहिए तो मैं लिखूंगा एट x इक्वल्स टू 0 y इक्वल्स टू -4 एंड एट y इक्वल्स टू 0 x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी अपने को 2/3 इक्वल्स टू 4, तो x इक्वल्स टू अपने पास आ जाएगा कितना 6। तो दो कोऑर्डिनेट मिल गए, एक -4 और एक क्या 6। तो देखो एक है अपने पास -4 मतलब 0, -4 और एक है अपने पास 6, 0, और इनको जोड़ने वाली जो लाइन जा रही है वो कैसी है, वो है स्ट्रेट लाइन। अरे बात समझ आ रही। और इसका स्लोप देखो हमेशा प्लस एक्स एक्सिस से मेजर किया जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया जाएगा, और ये 90 डिग्री से कम आया, मतलब अपनी इक्वेशन जो डेटा दे रही है वो सब सही है। स्लोप 2/3 आया, पॉजिटिव आया, इसका मतलब ये है कि थीटा जो होगा वो एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री से कम होगा। अरे ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट कह रहा प्लॉट द लाइन -3x माइनस 5y इक्वल्स टू 15। एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, इसको y इक्वल्स टू mx प्लस सी के फॉर्म में लिखेंगे, तो 5y इक्वल्स टू -3x माइनस 15 हो जाएगा। तो y की वैल्यू मिलेगी -3/5 ऑफ x, और यहां कितना हो जाएगा -3। प्लॉट करके देखते हैं। अब ये अपने को मिल गया y इक्वल्स टू mx प्लस सी के फॉर्म में। अब इसको मैं प्लॉट करके देखूंगा कि मेरा स्लोप पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव। अगर मैं इक्वेशन की बात करूं तो इक्वेशन से जो मुझे स्लोप मिल रहा है वो -3/5 मिल रहा है, वो नेगेटिव मिल रहा है, मतलब मेरा जो एंगल होगा वो प्लस एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस स्ट्रेट लाइन से 90 डिग्री से ज्यादा एंगल बनाएगा। आइए देखते हैं। तो इसके लिए अपने को चाहिए कोऑर्डिनेट्स, तो इसको मैंने मान लिया प्लस एक्स और इसको मान लिया प्लस वाई। तो कोऑर्डिनेट्स के लिए मैं लिखूंगा एट एक्स इक्वल्स टू 0 वाई इक्वल्स टू -3, मतलब एक कोऑर्डिनेट हो गया अपने पास 0, -3, और दूसरा एट y इक्वल्स टू 0 x इक्वल्स टू कितना मिलेगा, y की जगह मैं 0 रख दूं, ये इधर आएगा तो +3 हो जाएगा, और x की वैल्यू मिल जाएगी मुझे कितनी मिल जाएगी -5। ठीक, तो अपने पास दो कोऑर्डिनेट हो गए, एक हो गया अपने पास कितना 0, -3, और एक हो गया -5, 0। तो देखो एक होगा 0, -3 और एक होगा -5, 0, और इनको जोड़ने वाली जो लाइन होगी वो कैसी होगी, वो होगी स्ट्रेट लाइन। ड्रॉ करके देखें, ये हो गया अपने पास स्ट्रेट लाइन। स्लोप क्या, प्लस एक्स एक्सिस से ये जो थीटा बनेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये 90 डिग्री से बड़ा होगा, मतलब मेरा जो स्लोप आया नेगेटिव वो इस ग्राफ से जस्टिफाई हो गया भाई। अरे हुआ कि नहीं हुआ, देखो यहां थीटा जो है वो किससे बड़ा है, 90 डिग्री से बड़ा है। शुरुआत जब आप करेंगे फिजिक्स की तो आपको थोड़ी कठिनाइयां आएंगी सर, बिल्कुल, इसी वजह से तो ये फिजिक्स है, इसी वजह से तो लोग इस सब्जेक्ट से भागते हैं। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर आप बेसिक मैथमेटिक्स अच्छे से पढ़ ले गए और मेरे साथ ट्यून रह गए तो मैं आपको आपकी फिजिक्स से इश्क करा के छोड़ूंगा। अरे ठीक है, चले आगे बढ़े, नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है अपना, पैराबोला द क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
पैराबोला द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब पैराबोला की बात करी जा रही है। पैराबोला में क्या है? फॉर द इक्वेशन y इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वेयर a b and c आर कांस्टेंट द ग्राफ बिटवीन x एंड y इज पैराबोला व्हेन a इज नॉट इक्वल टू 0। तो पैराबोलिक ग्राफ कुछ इस तरह से, पैराबोलिक ग्राफ कुछ इस तरह से बनते हैं। अरे ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें कि y इक्वल्स टू, पैराबोलिक ग्राफ की अगर मैं एनालिसिस करूं तो y इक्वल्स टू अपने पास क्या है? y इक्वल्स टू ax स्क्वायर। इसका क्या मतलब है? y इक्वल्स टू ax स्क्वायर का क्या मतलब है कि ध्यान दो, अगर मैं यहां पर y की वैल्यू 1 रखूं तो मेरे पास x की क्या दो वैल्यूज आएंगी? अरे ठीक है, जिधर जिस एक्सिस के ऊपर स्क्वायर होगा उसके ऑपोजिट साइड जो पैराबोला है वो ओपन होगा, और ये पैराबोला ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ जाएगा ये डिपेंड करेगा कि ये a जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर a जो है वो पॉजिटिव होगा तो पैराबोला ऊपर जाएगा, और अगर मेरा a नेगेटिव होगा तो जो पैराबोला होगा वो नीचे जाएगा। अच्छा, ये कौन सी एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा? ये इस बात पे डिफाइन होगा कि देखो किसके ऊपर पावर नहीं है। जिस एक्सिस के ऊपर पावर नहीं है ये अपने पास x है और ये अपने पास y है। जिस एक्सिस के ऊपर पावर नहीं है भाई साहब उसी के अबाउट सिमेट्रिकल होगा। क्योंकि उसकी एक वैल्यू के लिए, y की एक वैल्यू के लिए x की कितनी वैल्यूज होंगी? दो वैल्यूज, क्योंकि x स्क्वायर का क्वाड्रेटिक है। अब समझो अगर मेरे पास लिखा होता y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, और मैं कहता मेरा y जो है वो 1 है तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो x की वैल्यू मुझे क्या मिलती? प्लस माइनस 1। x की वैल्यू मुझे मिल जाती कितनी? प्लस माइनस 1। तो देखो y की 1 के लिए x के मेरे पास दो 1 आ रहे हैं, एक माइनस 1 आ रहा है और एक प्लस 1 आ रहा है। ठीक, अगर यही मेरा नेगेटिव होता, अगर यही मेरा a नेगेटिव होता तो मेरा पैराबोला किधर जाता? अगर मेरा a नेगेटिव हो जाए तो मेरा पैराबोला किधर चला जाएगा? किधर चला जाएगा? नीचे की तरफ। तो देखो अगर मैं कहूं मेरे पास इक्वेशन y इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर, अब तुम यहां y इक्वल्स टू 1 रख दोगे तो भाई साहब ये माइनस 1 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू अंडर रूट में माइनस 1 हो जाएगा। और इसको आप 11वीं क्लास की मैथमेटिक्स में कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ेंगे, और ये जो माइनस 1 होता है ये i के बराबर होता है, जिसको बोला जाता है आयोटा बोला जाता है। बट वो डिफाइंड न्यूमेरिकल फंक्शन नहीं होता, इसको ग्राफ पर प्लॉट नहीं करा जा सकता फिलहाल। तो y इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब ये ग्राफ जो है इसमें y की वैल्यू कभी भी पॉजिटिव नहीं होगी, y की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगी। इसका मतलब मेरा पैराबोला किधर खुलेगा? नीचे की तरफ। अरे बात समझ आ रही है? तो ये पैराबोला जब नीचे की तरफ खुलेगा तो नीचे में y की वैल्यू अगर मान लो मेरे पास है y इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब a की वैल्यू माइनस 1, और y में माइनस 1 रख दूंगा तो माइनस एक्स स्क्वायर इससे ये कट जाएगा। अब मुझे x की वैल्यू 2 मिलेगी प्लस माइनस 1। ध्यान दीजिए y के ऊपर पावर नहीं था तो ये y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा और नीचे की तरफ खुलेगा, क्योंकि मेरा एक ऐसा है नेगेटिव, यहां x की वैल्यू एक माइनस 1 है और एक प्लस 1 है y की एक वैल्यू के लिए, और वो वैल्यू क्या थी? माइनस 1। ठीक, सिमिलरली इसी की दूसरी कंडीशन है कि अगर अपने पास ये इक्वेशन दे रखी है x इक्वल्स टू ay स्क्वायर, तो देखो यहां x के ऊपर पावर नहीं है तो ये x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल पैराबोला बनेगा, और यहां अगर x इक्वल्स टू y स्क्वायर मान लिया जाए तो देखो x एक्सिस के सिमेट्रिकल बनेगा, a पॉजिटिव है तो प्लस x में खुलेगा, a नेगेटिव होगा तो माइनस x में खुलेगा। अगर मेरा x की वैल्यू 1 है तो y स्क्वायर, तो y की वैल्यू मिल जाएगी अपने को प्लस माइनस 1, और देखने को मिल रहा है कि x की एक वैल्यू के लिए y की दो वैल्यूज हैं, एक है प्लस 1 और एक है अपने पास माइनस 1। इसके जो कोऑर्डिनेट्स लिखे जाएंगे वो लिखे जाएंगे क्या? 1,1, और इसके कोऑर्डिनेट 1,-1। अरे बात समझ आ रही? ठीक है, अभी हम पैराबोला के और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे। अगर मैं कहूं द इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज x इक्वल्स टू माइनस ay स्क्वायर, a मेरा नेगेटिव है मतलब मेरा पैराबोला जो है वो माइनस एक्स एक्सिस में खुलेगा। अगर मैं इसको प्लस x मान रहा हूं तो ये मेरा क्या होगा? माइनस x। तो यहां पर देखो फिर से अगर तुम x की वैल्यू प्लस 1 रखना चाहोगे तो y जो होगा वो तुम्हारा डिफाइन नहीं आएगा, तो y डिफाइन तभी होगा जब x की वैल्यू कैसी होगी? नेगेटिव। तो अगर मान लीजिए अपने पास x इक्वल्स टू माइनस वाई स्क्वायर लिखा हुआ है, मतलब a की वैल्यू माइनस 1 है, तो पैराबोला मेरा माइनस x में खुलेगा, तो माइनस 1 ऑफ x इक्वल्स टू माइनस वाई स्क्वायर, मतलब y की वैल्यू अपने को मिलेगी प्लस माइनस 1। तो देखने में आ रहा है कि अगर मैं यहां पर बात करूं तो मेरी x की एक वैल्यू के लिए -1, +1 और -1, -1
x की एक वैल्यू के लिए y की कितनी वैल्यूज मिल रही हैं, y की अपने को कितनी वैल्यूज मिल रही हैं, y की 2 वैल्यूज मिल रही हैं। तो ये तो हो गया पैराबोला। ठीक, पैराबोला का सबसे बेसिक फंक्शन जिसमें x इक्वल्स टू ए वाई स्क्वायर लिखा हुआ है, और ये सारे पैराबोलाज चाहे y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर हो, चाहे y इक्वल्स टू माइनस ए एक्स स्क्वायर हो, चाहे x इक्वल्स टू ए वाई स्क्वायर हो, चाहे x इक्वल्स टू माइनस ए वाई स्क्वायर हो, ऑल विल पास थ्रू द ओरिजिन। ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, इसी मैक्सिमम पॉइंट से ये जाकर मुड़ जाएंगे। अरे बात समझ आ रही, मतलब इस पॉइंट को, जिस पॉइंट पे पैराबोला, जिस पॉइंट से पैराबोला मुड़ जाता है, अपना डायरेक्शन चेंज करता है, इस पॉइंट को बोलते हैं, इस पॉइंट को बोलते हैं अपन वर्टेक्स। क्या बोलते हैं भाई साहब, वर्टेक्स। तो अगर कोई पैराबोलिक इक्वेशन है, अगर कोई पैराबोलिक इक्वेशन है जिसमें y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, y इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर है, या x इक्वल्स टू ए वाई स्क्वायर है, या x इक्वल्स टू माइनस ए वाई स्क्वायर है, तो ये सारी इक्वेशंस का जो वर्टेक्स होगा वो 0,0 पर लाई करेगा। अरे ठीक है, तो क्या यही ट्रू इक्वेशन है पैराबोला की, इसके अलावा और कोई इक्वेशन हो सकती है? या मैं कहूं कि y इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, मतलब ये y जो है वो x का क्वाड्रेटिक फंक्शन है, y जो है वो x का क्वाड्रेटिक फंक्शन है, तो मतलब y इक्वल्स टू अगर कोई भी क्वाड्रेटिक, सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई हो, तो क्या वो पैराबोला बनाएगी? अरे बात समझ आ रही है? जैसे मैं कह रहा हूं, मेरी बात समझिए, अगर मैं कह दूं कि y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज अ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब y एज अ फंक्शन ऑफ x, और x का जो एक्सप्रेशन है वो कैसा है, वो अपने पास अगर क्वाड्रेटिक फंक्शन है, तो यहां जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, इट विल बी पैराबोलिक इन नेचर। अरे बात समझ आ रही, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, y और x दो फंक्शन आए, एंड y जो है वो x पर या x जो है वो y पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में डिपेंडेंट है, तो जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, दैट विल बी पैराबोलिक इन नेचर। तो ध्यान दीजिए, अपने पास कह रहा है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाउ विल यू ड्रॉ द ग्राफ? क्योंकि अब तो मैं ये कह नहीं सकता कि भैया ये ग्राफ ओरिजिन से पास करेगा, जैसे मैं इसके पहले वाले में क्यों कह पा रहा हूं कि ओरिजिन से पास करेगा, क्योंकि मैं y 0 रखूंगा तो x 0 हो जाएगा, और इसके पहले वाले में देखो x 0 रखोगे तो y 0 हो जाएगा। अरे ठीक है, तो क्या यहां पर मुझे वर्टेक्स निकालने के लिए x की जगह 0 रखना पड़ेगा? अरे बात समझ आ रही है? ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत बार बच्चों को ख्याल आता है कि यहां पर मैंने x की जगह 0 रखा, x की जगह 0 रखा तो मेरा y 0 मिल गया, यहां मैं x की जगह 0 रखूंगा तो मेरा y 0 मिल जाएगा, इस वजह से 0,0 वर्टेक्स है। ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको थोड़ा सा डिफरेंशिएशन आना चाहिए, अदरवाइज मैं इसको जब डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ाऊंगा, डिफरेंशिएशन पढ़ाऊंगा, तो वहां पर मैं एक बार फिर से पैराबोला को एक्सप्लेन करूंगा। अभी वर्टेक्स को याद रखने का तरीका क्या है? अभी अगर मुझे इसका याद रखना है कि इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वर्टेक्स क्या होगा, जब तक आप वर्टेक्स के बारे में नहीं जानेंगे तब तक आप पैराबोला ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। वर्टेक्स बेसिकली वो पॉइंट है जहां से ग्राफ या तो ऊपर की तरफ ओपन होगा या तो नीचे की तरफ ओपन होगा। वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि ए का साइन क्या है। अगर ए का साइन पॉजिटिव है और y जो है वो एक्स स्क्वायर के फॉर्म में जा रही है, तो y के ऊपर पावर नहीं है, तो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल पैराबोला बनेगा, y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल पैराबोला बनेगा। और अब अपने को डिफाइन करना है वर्टेक्स। अब वो सिमेट्रिकल पैराबोला जो बना वो ऊपर की तरफ खुलेगा या नीचे की तरफ खुलेगा, ऐसे बनेगा या ऐसे बनेगा, वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि ए का साइन क्या है। ठीक, बहुत डिटेल में आपको बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ने को मिल रही है, इसको बहुत मेहनत से, बहुत ईमानदारी से पढ़ेंगे सर, तो आपका बेसिक मैथ्स क्लियर हो जाएगा, आपके फिजिक्स के फंडास क्लियर हो जाएंगे। ठीक, और फिर आपको फिजिक्स ज्यादा अच्छी समझ आने लगेगी। आइए बात करते हैं, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाउ विल यू ड्रॉ द ग्राफ? तो देखिए ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको जो बात याद रखनी है वो क्या याद रखनी है कि उसके लिए आपको वर्टेक्स चाहिए। ठीक, वर्टेक्स से पहले आपको यह चाहिए कि ये जो ग्राफ होगा ये कौन सी एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा, तो जिसके ऊपर पावर नहीं है, यहां y के ऊपर पावर नहीं है। तो अगर मैं बात करूं कि मेरी x एक्सिस ये रही, y एक्सिस ये रही, तो मेरे पैराबोला की क्या पॉसिबिलिटी है? मेरे पैराबोला की पॉसिबिलिटी है कि मेरा पैराबोला हो सकता है ऐसे बन जाए, मेरा पैराबोला हो सकता है ऐसे बन जाए, मेरा पैराबोला हो सकता है ऐसे बन जाए, मेरा पैराबोला हो सकता है ऐसे बन जाए। अरे ठीक है, देखो सब क्या y एक्सिस के अबाउट ही सिमेट्रिकल है। अरे y एक्सिस पर नहीं, y एक्सिस के पैरेलल किसी भी एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होंगे। y एक्सिस पर भी सिमेट्रिकल हो सकते हैं, बट इनकी जो सिमेट्री होगी वो y एक्सिस के पैरेलल ही किसी एक्सिस के अबाउट होगी, क्योंकि y के ऊपर पावर नहीं है। अरे ठीक है, चलिए
तो अब दूसरा सवाल पैदा होता है कि वर्टेक्स कैसे निकालें। तो देखिए भैया, y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में अगर आपको वर्टेक्स देखना होगा तो वर्टेक्स हमेशा आपको कौन से कोऑर्डिनेट में मिलेगा, एक्स कोऑर्डिनेट में, अगर y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर का फंक्शन बन रहा है। ठीक, तो वर्टेक्स कौन से एक्सेस में, एक्स एक्सेस में, और इसकी वैल्यू होती है माइनस ऑफ बी बाई 2a, माइनस ऑफ बी बाई 2a। अब मैं x की वैल्यू उठा के यहां रख दूं तो मुझे जो y मिलेगा, जो भी y मिलेगा, ये x कॉमा y, इट विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स। अभी मैं आपको एक पूरा पैराबोला ड्रॉ करके दिखाऊंगा। ठीक है, चलिए अब दूसरी बात, अब क्या कि वर्टेक्स मिल गया, अब हमको कोई एक सिमेट्रिकल पॉइंट चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, दूसरे पॉइंट के लिए, दूसरे x के पॉइंट के लिए मैं कहूंगा कि कंसीडर y इक्वल्स टू 0। अब y इक्वल्स टू 0 रख दोगे तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, ये सीधाचार्य है, और यहां से मुझे x की दो वैल्यूज मिलेंगी, एक x1 मिलेगा माइनस b प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, और x2 जो मिलेगा वो अपने को मिलेगा माइनस b माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ये मिल गया। अब उसके बाद जब ये दोनों कोऑर्डिनेट्स आपको मिल जाएंगे तो आप रैंडमली कोई भी x का एक कोऑर्डिनेट रखिए, वहां पर y का एक वैल्यू रखिए, और वहां पर x की जो सिमेट्रिकल वैल्यूज मिलेंगी उनको प्लॉट करिए, तो आपको पैराबोलिक ग्राफ दिख जाएगा। लेकिन अब समझने वाली बात क्या है कि अगर मेरा यही इक्वेशन लिखा होता x इक्वल्स टू ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी, तो मुझे जो वर्टेक्स मिलता वो क्या मिलता, y इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी बाई टू ए, और मेरा जो पैराबोला बनता वो या तो प्लस एक्स में बनता या तो माइनस एक्स के अबाउट सिमेट्रिकल होता। अरे बात समझ आ रही, ये सारी पॉसिबिलिटीज हैं पैराबोला की। अरे ठीक है, चलें आगे बढ़े, आइए देखते हैं, ड्रॉ करके देखते हैं कि पैराबोला को ड्रॉ कैसे करा जाता है। देखिए, तो अपने पास कहा जा रहा है कि एक इक्वेशन दे रखी है y इक्वल्स टू कितना, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1। ठीक, दिखते ही मुझे सबसे पहली बात यह समझ आई कि मुझे यहां पर x के आगे जो कांस्टेंट लगा है a, y इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में a जो है वो कैसा है, पॉजिटिव के नेगेटिव, तो a मेरा नेगेटिव मिला, मतलब मेरा पैराबोला किधर बनेगा, पैराबोला ओपन्स अप इन, ओपन्स डाउन, और कौन से एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा, सिमेट्री अबाउट y एक्सिस। कोई भी पैरेलल y एक्सिस बनेगी, उस y एक्सिस के अबाउट ये सिमेट्रिकल होगा। ठीक, चलिए देखिए, तो अब इसके लिए सवाल पैदा होता है कि भैया ठीक है, पैराबोला किधर खुलेगा वो मेरे को पता चल गया, अब वो पता चलने से मुझे चाहिए होगा कि किस पॉइंट से नीचे की तरफ खुलेगा, उसके लिए वर्टेक्स चाहिए, और वर्टेक्स के लिए आपको क्या पता है, वर्टेक्स के लिए क्या पता है, y के ऊपर y x का फंक्शन है ना, तो मुझे वर्टेक्स में x के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे, दैट इज माइनस ऑफ b बाई 2a। तो ध्यान से देखो, b की वैल्यू कितनी है अपने पास, -4, और 2 की वैल्यू -a, तो -1, तो माइनस माइनस प्लस 1, माइनस ये माइनस माइनस ऊपर कर जाएगा, तो अपने पास x की वैल्यू कितनी मिल गई, 2। अगर x की वैल्यू 2 मिल गई तो y इक्वल्स टू कितना मिल जाएगा, y इक्वल्स टू -4 प्लस 8 माइनस 1, तो 8 में से 5 जाएगा तो आपको बचेगा क्या, 3। मतलब अगर मैं कहूं तो मेरे पास जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वर्टेक्स के, वो आएंगे अपने पास 2,3, ये कोऑर्डिनेट हो गए, 2,3। अब ध्यान दो, अब करना क्या है कि अब मुझे दूसरा पॉइंट चाहिए। दूसरे पॉइंट के लिए मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा कि y इक्वल्स टू 0, एट y इक्वल्स टू 0 क्या मिलेगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहां पर सीधाचार्य लगाएंगे तो अपने को क्या मिलेगा भैया, x इक्वल्स टू x की दो वैल्यूज मिलेंगी, एक मिलेगा -4 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, तो बी स्क्वायर की वैल्यू 16 माइनस 4ac डिवाइड -4 हो जाएगा, डिवाइड -4, a की वैल्यू भी 1 है, और c की वैल्यू, a की वैल्यू -1 और c की वैल्यू -1, -1 इंटू 1, -1 इंटू -1, -1 इंटू -1 प्लस 1 हो जाएगा, और माइनस यहां पर ऑलरेडी है, तो 16 -4 डिवाइडेड बाई -2, तो मैं x इक्वल्स टू लिखूंगा, तो ये लिखूंगा 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, ये देखो इसको मैं क्या 2 को अंडर रूट के अंदर लेकर चला जाऊं, 4/2 कर दिया, 16 -4, 16 में से 4 जाएगा तो आपको बचेगा 12, डिवाइडेड बाई 4 लिख देंगे तो ये 3 हो जाएगा। तो x की मुझे दो वैल्यूज मिल जाएंगी, 2 प्लस माइनस √3, एक वैल्यू मिलेगी अपने को 2 प्लस √3, एक वैल्यू मिलेगी 2 माइनस √3,
अगर आपको ज्ञान हो तो √3 की वैल्यू होती है, √3 की 1.732, ये √3 की वैल्यू होती है। ये 1 से बड़ी है कि 1 से छोटी? तो आंसर है कि ये 1 से छोटी है भैया। और अगर ये 1 से सॉरी ये 2 से छोटी है, √3 की वैल्यू 1.732, ये 2 से छोटी है, तो 2 में से अगर तुम छोटी वैल्यू माइनस करोगे तो आंसर तो पॉजिटिव ही आएगा। मतलब इसमें जब y की वैल्यू 0 होगी तो x के 2 कोऑर्डिनेट्स होंगे। एक कोऑर्डिनेट होगा अपने पास, एक कोऑर्डिनेट ये होगा 2 माइनस √3 और एक कोऑर्डिनेट होगा 2 प्लस √3 और अपने पास पैराबोला बनेगा। तो ध्यान देना है कि ये पैराबोला इस y एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा कि नहीं करेगा। उसके लिए हम क्या करें, जब ये y एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा तो एट x इक्वल्स टू 0 रख के देखो कि कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एट x इक्वल्स टू 0 रखोगे तो तुमको क्या पता चलेगा, x की वैल्यू 0 रख दोगे तो y की वैल्यू तुमको मिल जाएगी -1। मतलब ये है अपने पास 0, -1, मतलब इंटरसेक्ट करेगा। इंटरसेक्ट करेगा तो जो मेरा पैराबोला बनेगा वो इस हिसाब से आएगा और ये ऐसे यहां से पास कर जाएगा और ये इस y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल हो जाएगा। दिस इज द वे टू ड्रॉ अ पैराबोला। अरे बात समझ आ रही? सबसे पहला काम याद रखेंगे, सीक्वेंस याद रखेंगे। सबसे पहला काम आपको करना क्या है कि देखिए y इक्वल्स टू -x² या y इक्वल्स टू x² प्लस bx प्लस c, जो भी गिवन इक्वेशन है, उस इक्वेशन में a का साइन कैसा है। अगर a का साइन पॉजिटिव है मतलब पैराबोला ऊपर खुलेगा, अगर a का साइन नेगेटिव है मतलब पैराबोला नीचे की तरफ खुलेगा। तो यहां a का साइन नेगेटिव था तो पैराबोला किधर खुला, नीचे। अब देखिए कि y x का क्वाड्रेटिक है या x y का क्वाड्रेटिक है। तो y जो है वो x के क्वाड्रेटिक फंक्शन के इक्वल है। तो भैया क्या होगा, अब मुझे यहां से x एक्सिस में वर्टेक्स पता चलेगी और उस वर्टेक्स की वैल्यू कितनी होती है, -b/2a। ये आपको याद रखना है कि वर्टेक्स का फॉर्मूला होता है -b/2a और ये बस तब तक याद करके रखना है जब तक मैं आपको पूरा डिफरेंशिएशन ना पढ़ा दूं। जिस दिन मैं आपको डिफरेंशिएशन और मैक्सिमा मिनिमा सिखा दूंगा उस दिन आप ये भी समझ जाओगे कि x की वैल्यू -b/2a को अपन वर्टेक्स क्यों बोल रहे हैं। पूरी फिजिक्स में मैं आपको कहीं रटने नहीं दूंगा, इट्स माई गारंटी। लेकिन रटना अच्छी बात है, बस बिना समझे रटना बुरी बात है और वो बुरी नहीं, इट इज जस्ट पॉइजनस। तो रटिए बट समझ कर रटिए। याद करने से, चीजें रट लेने से जो आपके दिमाग में है वो आपके फिंगर टिप पर आ जाएगा और कब आपकी स्पीड ड्रास्टिकली इंप्रूव हो जाएगी तुम खुद नहीं समझ पाओगे। ठीक है, चलो आओ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट पार्ट कह रहा है अपना क्या, इक्वेशन ऑफ सर्कल। इक्वेशन ऑफ सर्कल x माइनस a का स्क्वायर प्लस y माइनस b का स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। इक्वेशन ऑफ सर्कल में अगर मैं इस इक्वेशन को इस फॉर्म में देख रहा हूं तो ये मेरी सर्कल की इक्वेशन होगी। अगर बाय द वे जैसे कई बार ऐसा नहीं लिखा होता है तो x माइनस ए और y माइनस बी, दीज आर a एंड b, दीज आर नोन एज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड r इज द रेडियस। ठीक, कई बार ये इक्वेशन ऐसे लिखी होती है x² प्लस a² प्लस 2ax, ठीक है, और प्लस y² प्लस b² प्लस 2by इक्वल्स टू r² या माइनस r² इक्वल्स टू 0। ठीक है, अगर ऐसे कहीं इक्वेशन लिखी हुई है, तो ये तो भैया अपने पास क्या हो जाएगा, वैसे तो इक्वेशन में ये भी प्लस ही होता है, प्लस r² ही होता है, लेकिन इससे बहुत ज्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। बस ध्यान देना x² प्लस a² y² प्लस b² और प्लस 2by प्लस r² इक्वल टू 0 में अगर इस तरह की इक्वेशन मिली है तो जो सेंटर होगा वो सेंटर होगा -a, -b। अब देखो यहां a की जगह -a रख दो, b की जगह -b रख दो, तो क्या x प्लस a का स्क्वायर हो जाएगा, y प्लस b का स्क्वायर हो जाएगा और क्या ये सेम एक्सप्रेशन मिलेगा। बट फिजिक्स में अपने को ना बस इतनी की ही जरूरत है। और अगर हम बात करें सेंटर, अगर कैसा हो जाए, सेंटर कहां लाई करे, ओरिजिन पर। अगर सर्कल का सेंटर ओरिजिन पर लाई करता है तो a की भी वैल्यू 0 हो जाएगी और b की भी वैल्यू 0 हो जाएगी और अपनी जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी x² प्लस y² इक्वल्स टू r²। फिजिक्स में जहां कहीं सर्कल बनेगा वो लगभग 99.9% केसेस में ओरिजिन से बनेगा और वो x² प्लस y² इक्वल्स टू r² के बराबर होगा। ठीक, जैसे अगर अपने पास कहा जा रहा है कि एक सर्कल है,
इसका सेंटर मुझे पता है कहीं 1,2 पर, ठीक है, और इसका रेडियस दे रखा है मुझे r इक्वल्स टू दे रखा है मुझे मान लो 2 यूनिट। तो कहा गया इस इक्वेशन, इस सर्कल का इक्वेशन लिखो। तो इस सर्कल का इक्वेशन लिखने का सिंपल तरीका है x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर। अब इसको ओपन कर दो तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 माइनस 2 टू जा 4 माइनस 4y इक्वल्स टू 4, तो 4 से 4 कट जाएगा, क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y इक्वल्स टू -1। अरे ठीक है, अरे ठीक है भाई साहब, 4 से 4 कट गया, 1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल ऑल्सो। तो हमको बस इस वाली इक्वेशन से मतलब है, अगर यही मेरा सेंटर ओरिजिन पर होता तो मैं लिखता एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर, दैट्स इट। ठीक, अरे बात समझ आ रही, इसमें कुछ भी खास नहीं पढ़ना, कुछ भी खास नहीं जानना, बस हमको सारा ध्यान लगाना था किस पर, पैराबोला पर और स्ट्रेट लाइन पर। क्योंकि पैराबोला में बहुत कंफ्यूजन रहता है कि कब ग्राफ प्लस एक्स में जाएगा, कब माइनस एक्स में जाएगा, कब प्लस वाई में जाएगा, कब माइनस वाई में जाएगा, वर्टेक्स ओरिजिन पर आएगा कि नहीं आएगा। तो क्या इन सब का प्रॉपर ज्ञान मिला आपको। चलें आगे बढ़े अपने लास्ट टॉपिक पर, दैट इज इक्वेशन ऑफ एलिप्स। इक्वेशन ऑफ एलिप्स इज x अपॉन a स्क्वायर प्लस y अपॉन b स्क्वायर इक्वल्स टू 1। यहां a को बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस और b को बोलते हैं सेमी माइनर एक्सिस। जो बड़ी वाली एक्सिस होती है वो सेमी मेजर एक्सिस कहलाती है और b जो है वो सेमी माइनर एक्सिस कहलाती है। ठीक है, चलिए देखिए, अगर आपको लिखा हुआ है कहीं x इक्वल्स टू 4 साइन थीटा, ठीक है, और y इक्वल्स टू कहीं लिखा हुआ है आपको 3 कॉस थीटा। ठीक है, तो कहा गया कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन x and y एंड कमेंट ऑन द ग्राफ मेड बाई दिस एक्सप्रेशन। तो मैं क्या किया, मैंने कहा x और y के बीच में रिलेशन निकालने के लिए अपने को साइन थीटा एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो क्या मैं x बाई 4 इक्वल्स टू साइन थीटा लिख सकता हूं, और यहां पे क्या y बाई 3 इक्वल्स टू कॉस थीटा लिख सकता हूं। ये इक्वेशन a हो गया, ये इक्वेशन b हो गया। a का स्क्वायर करो और b का स्क्वायर करो और दोनों को ऐड कर दो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो क्या मिलेगा, x स्क्वायर बाई 16 प्लस y स्क्वायर बाई 9 इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। कितना हो जाता है, 1। तो मुझे पता चला ये क्या बनेगा, एलिप्स। और कैसा बनेगा, एलिप्स बनेगा भैया, 4 का स्क्वायर 16 होता है और 9 का स्क्वायर क्या, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9। तो एक a की वैल्यू अपने को मिल जाएगी 4 और b की वैल्यू मिल जाएगी 3, और अपना एलिप्स कुछ इस हिसाब से बनेगा। इधर जो वैल्यू आएगी वो 4 आएगी, इधर जो वैल्यू आएगी वो 3 आएगी। अगर यही होता कि मेरा y वाला ये b बड़ा होता और a छोटा होता, तो जो मेरा एलिप्स बनता वो इस हिसाब से बनता, और तब ये b जो है वो सेमी मेजर एक्सिस कहलाता और a जो है वो सेमी माइनर एक्सिस कहलाता। दिस इज द इक्वेशन ऑफ एलिप्स। और यहां आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरी तरह से खत्म होता है। ठीक, अब हम आपसे मिलेंगे अपने 5वें लेक्चर में, और 5वें लेक्चर में हम बात करने वाले हैं बेसिक मैथमेटिक्स का एक टॉपिक जिसका नाम है डिफरेंशियल कैलकुलस। ठीक है, धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ, और चैनल को लास्टली शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जो भी कर सकते हैं करिए। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ये बहुत सारे लोगों की बहुत सारी मदद कर सकता है और फिजिक्स को बहुत आसान बना सकता है। धन्यवाद।